नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जायद भिंडी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। जायद में पशुओं को हरे चारे वाले फसलों की खेती। किसान भाइयों के लिए इस समय भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि गर्मियों में भिंडी की खेती से अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अगर आप भी इस समय भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भिंडी गर्मी के मौसम का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी है। बाज़ार में इसका मूल्य भी अच्छा होता है। अगर हम थोड़ी इसकी आगात उत्पादन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा मूल्य प्राप्त कर पाते हैं। यही वजह है कि आज हम थोड़ी पहले इसकी चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे ही तापमान थोड़ा ऊपर आना शुरू होता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। चूँकि भिंडी की जो फसल है जाड़े से बहुत संवेदनशील है। अगर आपका भिंडी की बुआई करते हैं, तापमान में बहुत गिरावट है, कम तापमान है, तो पहले तो अंकुरन में समस्या आएगा। अंकुरन हो भी गया तो नन्हे पौधे जो निकलेंगे, अगर पाला मार दिया तो फिर भिंडी के पौधे बढ़ेंगे नहीं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि अगर आप भिंडी की आगात बुआई भी करना चाहते हैं तो मौसम का विशेष ख्याल रखें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जल निकासी की तो बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्मा फसल आप ले रहे हैं। सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिंचाई का साधन नहीं है, जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे आप इसकी फसल ना करें। भरपूर पोषक तत्व वाली मिट्टी है वहाँ आप करें। लाइट सॉइल से लेके थोड़ी भारी सॉइल तक, भारी मिट्टी तक में भी इसकी पैदावार हो सकती है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों, अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। और जो प्रभेद का चयन करें इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी आप भिंडी की प्रभेद लगाएंगे वो रोग रोधी होनी चाहिए, जिसको हम लोग YVM रेसिस्टेंट वैरायटी कहते हैं। बाज़ारों में उपलब्ध है। OP भी हैं, जैसे सोनल और सारिका जैसे हाइब्रिड प्रभेद हैं, उसका चयन कर सकते हैं। पूसा A4 कर की वैरायटी है, अर्का अनामिका है, परबनी क्रांति हुआ करता था, अब भी कहीं मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा जो बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, उनके यहाँ से काशी लालिमा करके जो पर्पल कलर का, रंगीन कलर का, जिसे लालिमा आप नाम से ही वाकिफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये काशी लालिमा है, तो इस प्रभेद का भी आप चयन करके इसकी सफलतापूर्वक खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। 200 क्विंटल तक, यानी 20 क्विंटल, 20 से 15 से 20
टन आप कंपोस्ट भरपूर मात्रा में देंगे ताकि जल धारण क्षमता भी होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके की जो मात्रा आप डालेंगे 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप डालेंगे। इसकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेतों में डालेंगे और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आप बुआई से पहले डालेंगे। आधी मात्रा को पहली जो कोड़ाई करेंगे बुआई के 15 से 20 दिनों बाद उस समय डालेंगे और फिर 22 केजी प्रति एकड़ डालेंगे 30 से 35 दिनों बाद, 15 दिनों के अंतराल पे। और आप इसकी कतारों में बुआई करें, छोटी छोटी क्यारी बना के करें और कतारों से कतार की दूरी 1.5 फीट रखें, 45 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर लगाएं। आवश्यकता अनुसार जैसी मिट्टी है, बलुआही थोड़ी मिट्टी है, दोमट किस्म की है तो जल्दी जल्दी सिंचाई करना होगा। थोड़ी हेवी मिट्टी है, केवाल मिट्टी है, क्लेई सॉइल है तो आपको ये 8-10 दिनों 15 दिनों पे सिंचाई करनी पड़ेगी। आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई करते रहें, कम से कम 2 कोड़ाई करें, खरपतवार न होने दें। रोग रोधी आप लगाए हैं तो सफलतापूर्वक भिंडी की आप फसल लेंगे। एक चीज और ध्यान दें, भिंडी की तुड़ाई अब जितना जल्दी करेंगे उतना अधिक इसमें फलन आएगा। किसान भाइयों, इतना ही आज के लिए और आप एक सफलतापूर्वक इसकी आप खेती करेंगे 150 से 200 क्विंटल तक का आप उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप हाइब्रिड प्रभेद किए हैं तो एक अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली। गर्मी के मौसम में पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी हो जाती है। अगर किसानों के पास थोड़े से सिंचाई जल की व्यवस्था हो तो जायद में भी विभिन्न चारे वाली फसलों की बोनी करके पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाले फसलों की खेती के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से। जितनी भी तरह की जो मैवल्स हैं या जो दूध देने वाली मवेशियां हैं, उनको अच्छे से दूध का उत्पादन होने के लिए हरे चारा की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो आप अपने सालों भर आपके पास जो मौजूद हैं उसमें से आप सूखा चारा खिलाते हैं, मगर हरे चारे का उसके स्वास्थ्य के लिए और दूध के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सोइंग का पिक पीरियड होता है। पिक पीरियड मतलब सोइंग का डोमेन है। इस मौसम में आप जो है हरे चारा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो अवश्य समझ लें कि गर्मी के दिनों में अगर हरे चारा का उत्पादन हम करने जा रहे हैं तो पानी की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। जायद में मुख्य रूप से फसल को हरे चारे के लिए उगाते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली दो तरह की चाराएं हैं। एक जो सीरियल से श्रेणी में आता है, उसमें मकई है पहला चारा, दूसरा है ज्वार है, तीसरा बाजरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दलहनी फसलों में जो दाल की फसलें हैं, लेग्यूम्स क्रॉप है, उसमें आपको लगने वाली 2 चाराएं हैं। एक है राजमूंग और दूसरा है लोबिया बोधी। इसलिए आप आधी खेत में कम से कम जो है दाल वाली फसलें जैसे कि लोबिया या राजमूंग की खेती करें और आधी खेतों में सीरियल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जैसे मकई है, ज्वार है, बाजरा, इसकी खेती करें। और मैं 5 क्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि लोबिया का सबसे अच्छी वैरायटी जो है, अच्छी प्रभेद की वैरायटी जो है यूपीसी है, जो कि पंतनगर से निकली वैरायटी है। यूपीसी की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कि आपको मिल जाएगी। बुंदेल लोबिया भी अच्छी वैरायटी है। और जहाँ तक राजमूंग का बात हुआ तो राजमूंग में जो है विधान
राइस बीन जो है विधान राजमूंग 2, विधान राजमूंग 3 जो VCV के भी कल्याणी से निकला हुआ वैरायटी है, प्रभेद है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों फसल की दलहनी फसलें हैं और दोनों की उत्पादन क्षमता 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष या प्रति 60 साल बोलिए 60 या 65 दिन के अंदर में इतनी फसल तैयार हो जाती है हरा चारा। मकई की जो सबसे अच्छी प्रभेद है चारा की, ऐसे तो गंगा सफ़ेद की कंपनी की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे अच्छी जो वैरायटियाँ हैं अफ्रीकन टॉल आज भी अच्छा है, JHO है मकई, और भी गंगा सफ़ेद का भी है, बहुत सारी मकइयाँ हैं भी, स्वान कंपोजिट है। दूसरी फसलें जिसकी मैंने बात करी, आपकी ज्वार की बात करी, तो ज्वार जो है स्वीट सॉर्गम ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसको मीठी सूडान भी बोलते हैं। उसकी प्रभेद एक वो मीठी सूडान है, मल्टी कट होता है, बहुवार्षीय फसलें हैं। बहुवार्षीय फसलें तो बोला जाता है, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार अवश्य खिला सकते हैं। रियो एक अच्छी प्रभेद है जिसको कम से कम 2 या 3 बार काट के खिला सकते हैं। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। मिट्टी का pH 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग खेत के तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के लिए पहले खेत का चयन करेंगे, और प्रायः देखे होंगे कि अभी जो है गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाती है। इस स्थिति में जिस खेत में भी गेहूं लगाई गई होगी, खेत जो परती हो गया होगा, तो उसमें आप उपयुक्त नमी पर खेत की जुताई करें। खेत की जुताई पहले जो है आप मोल्ड बोल्ड पुलाव या जो देसी पुलाव है उससे करें, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, फिर ऊपर की मिट्टी अंदर चले जाए। कुछ दिन खेत को जो है ऐसे ही सूरज की रोशनी में छोड़ दें, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं वो मर जाएं। उसके बाद आप जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे खेती करते हैं, उसमें आप जो FYM, वर्मी कंपोस्ट जो आपकी उपलब्धता है उसके अनुसार अपना सोइंग से पहले और पाटा डालने से पहले, पाटा लगाने से पहले आप खेत में उसकी प्रयोग करें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। और इसके लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्राएं लगती हैं, 30 kg नाइट्रोजन, 80 kg, 70 से 80 kg फास्फोरस और 30 से 40 kg पोटास की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास उपलब्ध है या खेत में एसिडिटी डेवलप हो रही है या लगता है कि एसिड की प्रॉब्लम है, तो आप हल्की सी मात्रा में सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने से पहले। फिर से जो मैंने खाद की जो मात्रा बताई थी, पूरी मात्रा सोइंग के समय ही लगा दी जाती है। चूँकि दाल की फसलें हैं, इसलिए इस बाद में दोबारा देने की जरूरत नाइट्रोजन की नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अब दलहनी फसल को छोड़ दें, तो मैं जो सामान्य फसलें की मैंने बात करी, इसमें कि आपको मैंने ज्वार की बात किया, बाजरा की बात करी, जैसे मकई की बात की, और ये चूँकि सीरियल क्रॉप है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो इसका अनुशंसित जो खाद की जो मात्राएं हैं, कम से कम उसमें 80 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। अगर 1 हेक्टेयर मकई, ज्वार या बाजरा लगानी हो तो नाइट्रोजन की मात्रा, मैं यूरिया की मात्रा नहीं बता रहा, नाइट्रोजन की मात्रा बता रहा हूँ, 80 kg प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5 की, जिसको बोलते हैं हम लोग, 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। और पोटास MOP जो लाल वाली खाद होती है, उसकी मात्रा जो है 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं। नाइट्रोजन की पूरी आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप सोइंग के समय, रोपने के समय ही आप कतारबद्ध तरीके से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल अंकुरित हुआ, सिंचाई देने के बाद अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा निकला, 20 से 22 दिनों के बाद जब उसमें 3, 4, 5 पत्ते दिखाई देने लगते हैं, तो निकाई गुराई का समय आता है। निकाई गुराई करने के बाद थोड़ी सी नमी जब कमती है, तो फिर से आप उसमें पानी डालने से पहले थोड़ी थोड़ी सी नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले है कि आप उसकी कतारबद्ध सोइंग करने का सोचें। इसकी लगाने के जो दूरियां होगी, कतार से कतार की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। और बीच बीच में हर 10 लाइन के बाद एक पानी की सुनिश्चित नाला बनाएं, जिससे कि आप पानी की सिंचाई कर पाएंगे प्लॉट बना करके। और इसमें जो बीज की दर होगी, जो बीज की मात्रा लगेगी दोनों फसलों की, चाहे वो लोबिया हो या राजमूंग हो, 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं हम लोग। लगाने के बाद आप जब फसल लगा लेते हैं, उसके बाद आप 1 से 2 दिन के बाद खेत की सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपका फसल निकलना शुरू हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद फिर जब पानी की कमी होगी, आप उसमें पानी दें। समय पर 30-32 दिन के बाद उसको निकौनी करें। उसी तरह से आप अदालहनी के लिए भी खेत की तैयारी वैसे ही करें। खेत को जब पूरी तैयारी हो जाने के बाद इसकी जो बीज की मात्रा है, तो मकई के लिए आपको 30 kg प्रति हेक्टेयर और ज्वार और बाजरा के लिए भी 25 और 30 kg के प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की जरूरत पड़ती है। तो तीनों फसलों के लिए एक सी श्रेणी में रख करके मैं बता रहा हूँ कि तीनों फसलों का लगाने की जो दूरी होगी, कतार से कतार की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर।
चारावारी फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। पूरी की पूरी चांसेस है कि थोड़ी भी लॉस नहीं होगी, पूरी पौधे ले लेंगे। इस तरह से आपका जो उत्पादन क्षमता होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा और 45 से 50 दिन में इसकी हाइट में काफ़ी वृद्धि आ जाएंगी। जैसे ही इसमें टसलिंग होता है, मकई में जैसे ही मोचा निकलना शुरू होता है या कॉब निकलना शुरू होने वाला है, अब उस वक्त उसका सही पीरियड है काट के खिलाने का। उस वक्त जो अब है उसको एक बार काटेंगे, ख़त्म हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद पत्ते में संख्या में वृद्धि हो गई, फसल बड़े बड़े हो गए और जैसे उसकी निकौनी करेंगे, निकाई गुड़ाई करने के बाद फिर पानी डालेंगे तो 50 से 60 दिन में उसमें देखिएगा फूल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आधा खेत में आपको फूल दिखाई देना शुरू हो जाए या छिम्मी निकलना शुरू हो जाए, उस वक्त से काट कर मवेशी को खिलाना प्रारंभ करें। यह उपयुक्त समय होता है। दाल वाले हरे चाराओं की फसलों को खिलाने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है, जबकि आधा खेत में फूल निकलना शुरू हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। गुलाब जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में करते हैं, लेकिन अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौधरोग वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अंसार से। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुलाब में बहुत तरीके की बीमारियां और कीट लगते हैं। बीमारियों की वजह से जो फसल होती है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो फफूंद जनित बीमारियों की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है तने का सूखना, जिसको हम लोग डाई बैक बोलते हैं। इस रोग में हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें जो तने होते हैं ऊपर की तरफ से सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ वो सूखना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा दिखता है कि पूरा पौधा तना पूरा पहले वो सूखता है और वो पूरा पौधे को सुखा देता है। तो इसमें क्या होता है, जब पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है तो इसमें फ्लावरिंग जो होती है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। यदि इसका हम लोग ससमय इसका अगर उपचार ना करें तो इसमें बहुत नुकसान का उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो तना है, जो प्रभावित भाग है, वो प्रभावित भाग कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई सफाई, जब खेत की सफाई ज्यादा नहीं रखते हैं या खेत में कोई प्रबंधन की कोई उचित तकनीक नहीं अपनाई जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि जो तना होता है हमारा, वो उसको किसान क्या करता है, काट करके खेतों में फेंक देता है कि खेत में छोड़ देता है। तो वो जो फफूंद होता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए आश्रय प्रदान करता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है। जब हमारा जो फसल जो आगे तैयार होती है, जो आगे बढ़वार होती है, तो उसमें वो फसल को पुनः प्रभावित करता है। तो यदि हम लोग इसकी प्रबंधन की बात करें तो खेतों में सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है इसके अंदर। यदि आपको प्रभावित अगर कोई पौधा दिखता है जिसके के अंदर टहनी ऊपर से सूख रही है,
तो हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे उस टहनी को हम लोग काट करके खेत से हटा दें। जितने भी प्रभावित पौधों में या कोई छोटे भाग में अगर उस तरह का लक्षण दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसको काट करके उसको हम लोग खेत हटा देंगे पौधे से। जो तना हम लोग काटेंगे जो प्रभावित पौधों में से, तो उसमें हम लोग जो कटे वाले स्थान पर हैं पौधों में हम लोगों को कुछ फफूंदनाशी का भी उपयोग करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो उनमें फिर से दूसरे कोई फंगस या फफूंद उसमें लग सकते हैं। तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक गाढ़ा पेस्ट बना करके जो कटे वाले स्थान है उसके ऊपर हम लोग उसको एक लेप लगा दें, ताकि उनमें दूसरा कोई फफूंद उसके ऊपर ग्रो ना कर सके, ताकि वो पौधा आगे प्रभावित ना हो। पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। गुलाब के पत्तियों पर एक सफेद रंग की एक पाउडर की एक परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं या चूरोडिल असिता बोलते हैं उसको। हम लोग देखते हैं कि पत्ती के ऊपर वो पूरी तरीके से पत्ती को कवर करता है और देखते देखते वो पत्तियों पर ही नहीं बल्कि टहनियों पर और जो हमारे फूल बने हुए हैं फूलों में भी उसकी एक सफ़ेद परत दिखती है। तो इस तरीके से प्रभावित पौधे में जो बढ़वार होती है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो हम लोग इसके अंदर फफूंदनाशी का छिड़काव अवश्य करेंगे। पहला छिड़काव हम लोग मैंकोजेब से करते हैं, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव करेंगे। दूसरी दवा जो है हम लोग टेब्यूकोनाजोल की दवा आती है, टेब्यूकोनाजोल 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग स्प्रे करें। यदि अगर ये बीमारी पुनः अगर हमको कहीं 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद में अगर कुछ 2 हफ्ते के बाद अगर दिखाई देती है तो हम लोग इन कवकनाशियों का दोबारा एक बार छिड़काव करें। इससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा और वो अच्छा उत्पादन देगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझूरी जिला जहानाबाद के कृषक राजेश लाल चौरसिया ने। ये चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश लाल चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चना जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है और इतने महत्वपूर्ण दलहन फसल जो हमारा चना है इसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है और इसमें जो सबसे प्रमुख कीट है वो चना फली छेदक कीट है और इससे 30 से 40% तक की क्षति हो जाती है। तो इसकी जो इल्ली होती है वो शुरू में हल्के पीले रंग की होती है। फली भेदक, इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती हैं। तृतीयक अवस्था की सूंडी चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती हैं। एक वयस्क सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। एक इल्ली करीब 30 से 40 फली को अपने जीवन काल में खा जाती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें।
इन ट्रैपों में और नर मौत आकर्षित होकर इन ट्रैप में आते हैं और जो इसके बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग ट्रैप के, उसमें आकर फंस जाते हैं। रासायनिक कीटनाशी में स्पेनोसेड 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अन्य कीटनाशी में प्रोफेनोफॉस 50 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जैविक कीटनाशी में NPB न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।